इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना बिगर थ्रेट है, मगर बात यह आती है कि उनको रियलाइजेशन अब हुआ जा करके। देखिए, शरद पवार जी तो डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं 91 से 93, और 93 में आपको पता होगा जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट हुआ है 93 में हुआ था पीवी नरसिम्हा राव के समय, और इसकी जो स्थापना जो पहल रखी गई थी 88, राजीव गांधी जो पहली बार गए थे जवाहरलाल नेहरू के बाद चाइना, और ये डिफेंस मिनिस्टर रहे, इन्होंने पुश किया। उसके बाद आपकी जितनी 5 एग्रीमेंट हम जब बात करते हैं 93 का, 96 का, 2005, 2012 और 13, तो उसका सबसे बड़ा परिप्रेक्ष्य तो आपने वहाँ पर धोखा खाए हम लोग। तो ये उस समय तो इनको चाइना बहुत दोस्त दिखाई देता था, और उससे पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, उसका सारा का परिणाम आज आप भुगत रहे हैं। पहली बार किसी ने कहा है कि चाइना इज़ द बिगेस्ट थ्रेट, और उसके ऊपर प्रिपरेशन जो शुरू किए थे ये जॉर्ज फर्नांडिस, आपको पता होना चाहिए, वो कारगिल वॉर के बाद 2001 से 2004 तक रहे, उन्होंने इसको प्रोपेगेट किया था। इसीलिए हम लोग 2 फ्रंट वॉर की बात पहली बार उस समय हुई थी, मगर उसके बाद 2005 में फिर ये आए, इन्होंने फिर एग्रीमेंट कर लिया। मगर शरद पवार तो आपको पता ही होगा 99 में इन्होंने कांग्रेस छोड़ा है। तो ये इनके 2 चेहरे को दिखाता है, और इसमें कोई शक नहीं कि चाइना बहुत सबसे बिगेस्ट, इंडिया के लिए बिगेस्ट एडवर्सरी है, इसमें क्या कोई शक नहीं है। और जिस तरह से अभी आपने देखा, जब आप कहते हैं कि किस तरह से मोबिलाइजेशन हुई है, पूरी हम लोग आमने सामने खड़े हैं, और कितनी बात बड़ी हो गई जब आप कहते हैं कि ये विस्तारवाद ख़त्म हुआ, और आपको ये निमू से जब ललकार मिलती है, और जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, उस समय इनको याद आ रहा है कि चाइना सबसे बड़ा थ्रेट है। तो मैं तो मानता हूँ कि ये दोहरी इनकी चेहरे दिखाते हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि चाइना सबसे बड़ा एडवर्सरी है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, उसके अपने नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं और कुछ तो कंपल्शंस हैं। देखिए, ये जो जमात उद्दावा और लश्कर-ए-तैयबा, खास करके हाफिज़ सईद और उनके 4 जो टॉप लीडर्स थे, इनको पाकिस्तान के कोर्ट ने ही एंटर टेरर फंडिंग के अंदर में, और पंजाब के जो एंटर टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है और कोर्ट है, उन्होंने उनको 1 से 5 साल की सज़ा के अंदर में ये सारे बंद थे, और उनके पूरे अकाउंट को सील किया गया था। लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ये 5 लीडर्स और JUD और लश्कर-ए-तैयबा के ऑर्गेनाइजेशनल, उन्होंने ये कहा था कि उनको अपनी फैमिलीज़ को चलाने के लिए बहुत दिक्कत आ रही है, इसलिए उन्होंने पर्सनली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए, जो उनकी रिव्यू स्टैंडिंग कमेटी है, उसके लिए अपील की थी कि इनको दिया जाए, इनको पॉकेट मनी। और सबसे बड़ा इसका जो 2 चेहरा दिखाई देता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, और दूसरा पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव करके उनको रिकमेंड किया था इन मंथ ऑफ अक्टूबर कि इनको दिया जाए, इनको इनके पॉकेट मनी दिया जाए। उसके बाद आप देखिए इन मंथ ऑफ मई पाकिस्तान ने कोविड के 19 के कारण इन सब को जेलों से निकाल दिया है ऑलरेडी। और आपको ये भी पता होगा जो ये है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, पाकिस्तान को अभी अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दिया है ग्रे लिस्ट में। तो ये 2 चेहरे दिखाते हैं कि किस तरह से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, चाहे वो WHO का मामला हो या टेरर फंडिंग का मामला हो, कि उनके हाथ कितने बंधे हुए हैं और कितने रिस्ट्रिक्टेड हैं। और जबकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में ऐसा नहीं कि अमेरिका, ये सारे UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, कोई इंडियन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट नहीं है। हाफिज़ सईद में तो यूनाइटेड नेशन के यूनाइटेड स्टेट्स ने भी $10 मिलियन का उसके बाउंड्री रखा है, और वो आपके बॉम्बे के अंदर में जो हुआ था ब्लास्ट का ये मास्टरमाइंड है। तो ये 2 चेहरे दिखाते हैं यूनाइटेड नेशन की तरफ से, और ख़ास करके पाकिस्तान के 2 चेहरे। और ये मान के चलिए कि यदि हम लोग इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे कि ये इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन या AFT से हम इन लोगों को, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से इनसे हम कर पाएंगे, इन सबको काबू कर पाएंगे, तो ये कभी नहीं होगा। आपको डायरेक्ट एक्शंस अपने नेशनल लेवल पे करनी पड़ेगी, जैसे दूसरे देश, बड़े देश करते हैं। अमेरिका कभी इन चीज़ों के पीछे नहीं पड़ता, हाँ उनकी दबाव अलग होती है। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, और मेरे ख्याल से वॉर ऑन टेररिज्म के ऊपर में जो लाइन लिया गया था टेरर फंडिंग के ऊपर में, एक बड़ा धक्का माना जा सकता है।